हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं विशिष्ट बालकों के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। तो इस टॉपिक के अंतर्गत आज हम इस बात को जानने का प्रयास करेंगे कि विशिष्ट बालक कौन कौन से होते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने अपनी परिभाषाओं के माध्यम से विशिष्ट बालकों को किस प्रकार से बताया है कि वो बालक कैसे होते हैं और विशिष्ट बालकों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, इन सब बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं विशिष्ट बालक। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछली वीडियो में मैंने आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी जाति, वर्ग, राष्ट्र में रहने वाला बालक एक समान नहीं होते। उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ असमानताएं, विविधताएं या भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चाहे शारीरिक रूप से हो, चाहे वो मानसिक रूप से हो, एक बालक दूसरे बालक के समान नहीं हो सकता। कुछ आनुवंशिकी कारणों के माध्यम से तथा कुछ वातावरणीय कारणों के माध्यम से बालक एक दूसरे से अलग होता है। कुछ बालकों में बुद्धि का विकास पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता तो वह मंदबुद्धि बालक रह जाते हैं, तथा कुछ बालकों में वातावरणीय और वंशानुकरण के कारण जो है उनका अच्छा शारीरिक और मानसिक विकास हो जाता है, तो वह प्रतिभाशाली बालक हो जाते हैं। तो अपने जो आस पड़ोस के परिवार में और विद्यालयों में जो बालक आप देखते हैं, उनमें कहीं ना कहीं ऐसे बालक आपको ज़रूर दिखाई दे जाएंगे। जो बालक जो हैं वह कुछ मंदबुद्धि होते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली होते हैं, और अधिकतर बालक सामान्य रूप से कई बार देखा गया है कि ऐसा समायोजित होकर नैतिक आचरण सीखने में सफल हो जाते हैं। लेकिन कुछ बालक ऐसे भी होते हैं जो सामाजिक रूप से बहुत ज़्यादा अपने आप को विकसित नहीं कर पाते और वह अनैतिक व्यवहारों की ओर लग जाते हैं। इसी प्रकार से शारीरिक दृष्टि से अगर हम देखें तो कुछ बालक विकलांग होते हैं। कुछ बालकों की ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों में विकृति होने के कारण या विकार होने के कारण उनका सुचारू ढंग से विकास नहीं हो पाता और वह रुक जाता है, यानी कि उनका विकास जो होता है वह रुक जाता है। तो इन्हीं सब बातों की तरफ देखते हुए हम जानने का प्रयास करते हैं कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने विशिष्ट बालकों की कौन कौन सी परिभाषाएं बताई हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे पहली परिभाषा आती है विलियम एम क्रुइक्सेंट की, जिन्होंने इस बात को बताया, और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है क्योंकि कई बार यह पीजीटी की परीक्षा में भी पूछी गई है। तो इसको आप समझें कि विशिष्ट बालक वह है जो मानसिक, शारीरिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक रूप से सामान्य समझे जाने वाली वृद्धि और विकास से इतना भिन्न है कि वह नियमित विद्यालय कार्यक्रम से पूर्ण लाभ नहीं उठा सकता। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि क्या क्या बातें इसमें बताई जा रही है कि वह बालक जो है नियमित विद्यालय कार्यक्रम से पूर्ण लाभ नहीं उठा सकता। वह विशिष्ट कक्षा, पूरक शिक्षण तथा सेवा चाहता है। यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जब हम मानव विकास की अवस्थाएं और साथ साथ मानव विकास के पक्षों के बारे में पढ़ते हैं, तो उन्हीं पक्षों को यहाँ पर विलियम एम क्रुइक्सेंट ने अपनी परिभाषा में लिया है कि ऐसे बालक जो किसी पक्ष या जैसे कि शारीरिक है, सामाजिक या संवेगात्मक या मानसिक रूप से जो सामान्य समझे जाने वाली जो प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे बालक के अंदर वृद्धि और विकास होता है, लेकिन ऐसे बालक जो विशिष्ट होते हैं उनके वृद्धि और विकास जो है वह सामान्य बालकों से भिन्न होता है, और इतना भिन्न होता है कि वह जो सामान्य बालकों के लिए जो पाठ्यक्रम बनाया जाता है उनसे वो पूर्ण रूप से लाभ नहीं उठा पाते। इसीलिए उनको स्पेशल क्लासेस की आवश्यकता पड़ती है, उनके लिए विशिष्ट शिक्षण की या पूरक शिक्षण की आवश्यकता पड़ती है, और ऐसे बालक अपनी देखभाल करवाना चाहते हैं, यानी कि सहानुभूति चाहते हैं। तो विलियम एम क्रुइक्सेंट ने इस परिभाषा के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया कि विशिष्ट बालकों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो हेवार्ड और लिंस्की बताते हैं, जिन्होंने अपनी किताब लिखी 1980 में। उस किताब में उन्होंने, जो किताब का नाम है वह है एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, उसी किताब में उन्होंने कहा कि विशिष्ट एक अंतर्वेशित पद है जिसका तात्पर्य
कोई भी वैसे बालक से होता है जिसका निष्पादन मानक से ऊपर या नीचे इस हद तक विचलित होता है कि उसके लिए विशेष शिक्षा के कार्यक्रम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझिए कि इसको कहा गया हेवार्ड के द्वारा कि यह एक अंतर्वेशित पद है। और जैसा कि यहाँ पे बात आई है इस निष्पादन मानक की, तो यहाँ पर अगर हम बौद्धिक स्तर पर लें तो आईक्यू को एक निष्पादन मानक माना जाता है, यानी कि इस मानक से ऊपर यानी कि सामान्य बालकों की जो आईक्यू होती है वो 90 से लेकर के 110 तक होती है। अब 110 से ऊपर के जो बालक होते हैं यानी कि जिनकी आईक्यू 110 से अधिक होती है वो प्रतिभाशाली, और जिनकी आईक्यू 90 या 90 से नीचे होती है वह मंदबुद्धि बालकों की श्रेणी में रखे जाते हैं, यानी कि एक्सेप्शनल चिल्ड्रन की जो श्रेणी होती हैं, अलग अलग श्रेणियां बनी हुई हैं, उसमें रखे जाते हैं। तो इसी बात को हेवार्ड और ओलिंस्की अपनी परिभाषा में बताते हैं कि जो मानक बनाया हुआ है उस मानक से ऊपर या नीचे इस हद तक विचलित होते हैं कि उनके लिए विशेष शिक्षा के कार्यक्रम की ज़रूरत पड़ जाती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली परिभाषा में बताया गया है क्रिक एंड गालाघर की परिभाषा है, और इन्होंने भी एक किताब लिखी 1979 में जिसका नाम है एजुकेटिंग एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। इस किताब में उन्होंने कहा कि ऐसे बालक यानी कि विशेष बालक वह होते हैं जो सामान्य बालकों से किन किन गुणों में, यहाँ पे गुण उन्होंने खोल करके बताया है कि मानसिक गुणों में, ज्ञानात्मक क्षमताओं में, शारीरिक गुणों में, सामाजिक व्यवहारों में, संचार क्षमताओं में या बहुविकलांगता में विचलित होते हैं। विचलित का मतलब यह क्या है कि सामान्य बालकों से डाइवर्ट होते हैं, अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। ऐसे बालकों को विशिष्ट बालक कहा जाता है। तो यहाँ पर ये अलग अलग गुणों को यहाँ पर लिखा गया है कि किन किन गुणों में ऐसे विशेष बालक जो होते हैं वो सामान्य बालकों से भिन्नता रखते हैं। आगे देखिए कि क्रो एंड क्रो की परिभाषा आपके सामने आती है। इस परिभाषा में आपको बताया गया है कि शब्द यहाँ पे उन्होंने यूज़ किया है असाधारण। असाधारण यानी कि विशिष्ट न शब्द का प्रयोग ना करके क्रो एंड क्रो ने यहाँ पे असाधारण शब्द का प्रयोग किया है और कहा है कि असाधारण शब्द का प्रयोग उन शीलगुण या शीलगुण वाले बालकों के लिए किया जाता है जो सामान्य बालक के शीलगुण से इस सीमा तक विचलित होते हैं कि उसके साथियों को उसकी ओर विशेष ध्यान देना पड़ता है। यहाँ पर आप ध्यान दें, इसको आप भी ध्यान दें कि किस प्रकार का विशेष ध्यान देना पड़ता है कि वो एक तो विचलित होते हैं, और विचलित किस रूप में होते हैं कि कई बार आपने देखा होगा अपने कोई सहपाठी जब तक आप पढ़ते हुए आए हैं नर्सरी क्लास से लेकर के अपर क्लास तक जहाँ तक भी आप पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि कुछ बालक तोतले होते हैं, कुछ बालक हकलाने वाले होते हैं, कुछ बालक गूंगे होते हैं, कुछ बालकों की आंखों की रोशनी कम होती है। तो वह ऐसे बालक जब आपके सामने आते हैं तो आपका ध्यान सहसा ही उनकी क्रियाओं की तरफ को मुड़ जाता है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है कि उनके साथियों की और उनकी ओर विशेष ध्यान देना पड़ता है। अपने आप ही आपकी दृष्टि से कोई तोतला बालक है तो जब वह बोलता है तो आपकी दृष्टि जो है सहसा ही उसकी तरफ को मुड़ जाती है। ठीक है, तो उसी चीज़ को यहाँ पे उन्होंने क्रो एंड को ने बताया है और आगे कहा है कि इससे उनके उपयोग और कार्य जो हैं वो प्रभावित होते हैं। आगे टेलफोर्ड की डेफिनेशन आती है। टेलफोर्ड कहते हैं कि विशिष्ट बालकों से तात्पर्य उन बालकों से है जो सामान्य बालकों से शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक लक्षणों में इतने भिन्न होते हैं, यानी कि डाइवर्ट होते हैं, भिन्नता रखते हैं कि उनकी योग्यता के अनुसार उनके अधिकतम विकास के लिए विशेष सामाजिक और शैक्षिक सेवाओं की आवश्यकता होती है। यानी कि ऐसे बालकों के लिए जो कि विशिष्ट बालक होते हैं उनके अधिकतम विकास के लिए सामाजिक और शैक्षिक सेवाओं की आवश्यकता होती है। यानी कि ये कुछ विशेष अभिलाषा आपसे रखते हैं, शिक्षकों से रखते हैं, अपने माता पिता से रखते हैं, अपने समाज के लोगों से विशेष अभिलाषा रखते हैं। इसी प्रकार से रेबर की परिभाषा आपके सामने आती है। रेबर कहते हैं कि असाधारण बालक जैसा कि बाल मनोविज्ञान में प्रयोग होता है, इसका तात्पर्य अत्यधिक प्रवीण एवं प्रतिभाशाली बालक,
यानी कि ऐसे बालक जिनकी आईक्यू जो है 110 से ऊपर, 120 या 130 या 140 या उससे ऊपर हो सकती है, तो के बालकों के साथ साथ उन बालकों से भी है जो निम्न बुद्धि, यानी कि जिनकी आईक्यू जो है वो 90 से कम, 80 से कम, 70 से कम, 60 से कम, इस प्रकार से या अल्प असमर्थताओं के होते हैं। तो यहाँ पर अलग परिभाषाओं के माध्यम से आपको विशिष्ट बालकों के बारे में बताया गया। लेकिन ये विशिष्ट बालक जो होते हैं ये कक्षा में कितने होते हैं, इनकी संख्या जो है बहुत बड़ी नहीं होती। केवल मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अपने शोध कार्यों में जो बताया गया है उसमें कहा गया है कि इनकी संख्या कक्षाओं में समाज में 1 या 2% ही होती है, ज़्यादा नहीं होती। और इनके असाधारण होने के कारण इनका सामाजिक समायोजन, इनकी चिंतन शैली, इनका व्यवहार जो है सामान्य स्तर का नहीं हो पाता। इसीलिए ऐसे बालक परिवार, पड़ोस तथा विद्यालय में समस्या के रूप में देखे जाते हैं। तो ये ऐसे बालक जो हैं परिवार के लिए भी, पड़ोस के लिए भी और विद्यालय के लिए भी चुनौती बन जाते हैं, शिक्षकों के लिए चुनौती बन जाते हैं और इनके ऊपर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इसीलिए इन विशेष बालकों के बारे में आपको शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत या जो आपका पेपर है ग्रोइंग अप एज ए लर्नर और चाइल्ड डेवलपमेंट, दोनों में इन कंसेप्ट को आपको पढ़ाया जाता है, जिससे आप ऐसे बालकों के लक्षणों को, उनकी विशेषताओं को समझ करके उनके लिए उचित व्यवस्था कर सकें। देखते हैं कि क्या क्या विशेषता यहाँ पे ऐसे बालकों की बताई गई है। देखें कि सामान्य बालकों से ऐसे बालक भिन्न या विचलित होते हैं, जैसे कि परिभाषा में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने प्रयोग किया है। इनको विशेष सहायता की आवश्यकता पड़ती है, ये भी बताया गया है आपको। इसके अलावा शिक्षण का प्रभावित होना, ऐसे बालकों का जो शिक्षण होता है वो प्रभावित होता है, खासतौर से शिक्षक के लिए भी ये चुनौती हो जाते हैं। लिखा हुआ है कि शिक्षक के लिए ये चुनौती बन जाते हैं, चुनौती इसलिए बन जाते हैं कि ये सामान्य पाठ्यक्रम से उतना लाभ नहीं उठा पाते जितना लाभ जो है सामान्य बालक या प्रतिभाशाली बालक उठा लेते हैं। इसके लिए विशेष व्यवहारिक क्रियाओं को डेवलप करना पड़ता है और विशेष दृष्टि यानी कि विशेष देखभाल इनके ऊपर करनी पड़ती है, विशेष दृष्टि इनके ऊपर रखनी पड़ती है और ख़ास तौर से विशेष उत्तरदायित्वों का वहन जो है इनके लिए करना पड़ता है। तो ये मुख्य बातें हैं जो आपको जानना आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। ये अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने विशिष्ट बालकों के कुछ प्रकार बताए हैं, वो कौन कौन से प्रकार हैं उन पर भी डाल देते हैं। जैसे कि स्लेविन नाम के मनोवैज्ञानिक ने 1991 में बताया कि मानसिक रूप से विशिष्ट बालक होते हैं, यानी कि अलग श्रेणियाँ यहाँ पर विशिष्ट बालकों की बांटी गई हैं। मानसिक रूप से विशिष्ट बालक होते हैं, शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक होते हैं, संवेगात्मक रूप से विशिष्ट बालक होते हैं और वाक दृष्टि से विशिष्ट बालक होते हैं, यानी कि वाक यानी कि गूंगे होते हैं। इस प्रकार के बालक यानी कि जो सही ढंग से बोल नहीं पाते, जिनका तालू कटा हुआ होता है, दांत टूटे हुए होते हैं या होठ कटे या फटे हुए होते हैं। इस प्रकार के बालक जो हैं या तोतलाने वाले होते हैं, हकलाने वाले होते हैं, हिचकिचाहट वाले होते हैं। ऐसे बालक जो हैं वाक दोष से ग्रसित विशिष्ट बालकों की श्रेणी में रखे जाते हैं। इसके अलावा एक बड़ा क्लासिफिकेशन आपके सामने यहाँ पर आता है जो दिया गया है हेवार्ड और लेंस्की के द्वारा, जिन्होंने 1980 में बुक लिखी एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। ये आपको बार बार बताने की इसलिए आवश्यकता पड़ती है जिससे आप इन किताबों के नाम को अच्छी तरह से याद रख सकें, क्योंकि कई बार एग्जाम में किताबों के नाम भी पूछ लिए जाते हैं। तो अलग अलग श्रेणियाँ यहाँ पे बालकों की दी गई है जो कि आपके सामने हैं, कि जिसमें बताया गया है कि कौन कौन से बालक यहाँ पे आते हैं। प्रतिभाशाली बालक, दूसरा होता है मानसिक रूप से मंद बालक, तीसरा है शिक्षण असमर्थता से ग्रसित बालक, यानी कि ऐसे बालक जो अधिगम प्रक्रियाओं से लाभ नहीं उठा पाते। इसके अलावा व्यवहार रोगों से ग्रसित बालक, भाषा दोष से, पांचवा है भाषा दोष से ग्रसित बालक, श्रवण दोष से ग्रसित बालक, दृष्टि दोष से ग्रसित बालक। अब यहाँ पर भाषा दोष जो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर वाक दोष ना दे करके इन्होंने यहाँ पे भाषा लैंग्वेज शब्द का प्रयोग किया है। लैंग्वेज
डेफिशिएंसी जिनके अंदर होती है उसको यहाँ पर शामिल किया गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य क्षति से ग्रसित बालक, यानी कि किसी को अगर कोई गंभीर बीमारी है तो उसके कारण, और या गंभीर बीमारी के कारण जो बालकों के अंदर विकलांगता या बहुविकलांगता उत्पन्न हो जाती है उसको यहाँ पर शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से हेवार्ड एंड ओलेंस्की के द्वारा अपनी पुस्तक एक्सेप्शनल चिल्ड्रन में 9 कैटेगरी ऐसे एक्सेप्शनल बालकों की दी गई है, बांटी गई है। आगे देखिए, इसी प्रकार से रिले एंड लेविस ने 1983 में कुछ श्रेणियां यहाँ पर दी हैं, कुछ प्रकार यहाँ पे बताए हैं कि जैसे प्रतिभाशाली बालक होते हैं या मंदित बालक होते हैं। इसके अलावा अधिगम असमर्थित बालक यहाँ पर होते हैं, मानसिक रोग से ग्रसित बालक होते हैं, और शारीरिक रूप से विकलांग बालक या बहुविकलांगता, यानी कि ऐसे बालक जिनके शरीर में एक या एक से अधिक विकार होता है, जैसे किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी और उसी व्यक्ति का पैर भी कटा हुआ है, या कि हाथ भी कटा हुआ है, पैर भी कटा हुआ है, या जिसको कम दिखाई देता है, या बोल नहीं पाते, गूंगे हैं, बहरे हैं, लंगड़े हैं, इस प्रकार से बालक। तो ऐसे बालकों को यहाँ पर बहुविकलांगता से ग्रसित बालक कहा गया है, जो कि रिले एंड लेविस ने 1983 में अपनी इस क्लासिफिकेशन में बताया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी दृष्टि डाल लेते हैं। एक सामान्य प्रोसेस यहाँ पे बताई गई है जो आपको जानना जरूरी है कि विशिष्ट बालक जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे कि प्रतिभाशाली बालक, जैसा कि हम बार बार प्रयोग करते हैं, ऐसे बालक जिनकी IQ जो होती है वो उच्च होती है, यानी कि जो बौद्धिक क्षमता से उच्च श्रेणी के बालक होते हैं, उनको प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में डाला गया है। टर्मन के अनुसार, जो कि अमेरिकन मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने बालकों के बड़े बड़े समूहों में ऊपरी 2% बालक ही प्रतिभाशाली पाए जाते हैं। यानी कि इन्होंने जो रिसर्च कार्य किया अपना, उसमें इन्होंने बताया कि ऊपर के, यानी कि ऐसे बालक जिनकी IQ जो होती है वो उच्च होती है, ऐसे बालक जो हैं केवल 2% होते हैं। और उन्होंने स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण के द्वारा या भाटिया बुद्धि परीक्षण के द्वारा मापे जाने पर ऐसे बालकों की IQ, यानी कि जिन बालकों की IQ जो है 130 या उनकी IQ 170 के आसपास आती है, उनको प्रतिभाशाली बालक या अति प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में रखा गया है। यानी कि अलग अलग समाजों में, अलग अलग राष्ट्र में अलग अलग ढंग से IQ का मापन किया गया है। स्टैनफोर्ड बिना परीक्षण के द्वारा, भाटिया बुद्धि परीक्षण के द्वारा, सोहनलाल परीक्षण के द्वारा, या इसके अलावा जो वेस्लर के बुद्धि परीक्षण आते हैं उनके द्वारा जो IQ चेक की गई है वो अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग आती है। खासतौर से मान जाता है कि ऐसे बालक जिनकी IQ जो होती है वो 110 से ऊपर होती है, वो चाहे 120 हो, 130 हो, 140 हो, 160 या 70 तक हो, ऐसे बालकों को प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में रखा जाता है। साथ साथ क्रिएटिव चाइल्ड भी ऐसे बालकों को कहा जाता है, या स्पोर्टी चाइल्ड भी ऐसे बालकों को कहा जाता है। यहाँ अलग अलग श्रेणियाँ, मेधावी बालक, जीनियस बालक, ऐसे बालकों को कहा जाता है। तो अलग अलग श्रेणियाँ यहाँ पर रखी गई हैं। अब यहाँ पर हम अगर देखें तो इस बात को भी यहाँ पे स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि जो प्रतिभा है केवल ना तो लड़कों में होती है और ना ही लड़कियों में होती है। यानी कि कोई विशेष नहीं है कि लड़कों में ही हो लड़कियों में ना हो, या लड़कियों में हो लड़कों में ना हो, ये सभी में पाई जाती है। चाहे वह बालक अंतर्मुखी हो, चाहे वह बहिर्मुखी हो, यानी कि चाहे एक्सट्रोवर्ट हो, इंट्रोवर्ट हो, या शहर का हो, गाँव का हो, धनी हो या निर्धन हो, या कहीं भी पूर्व का रहने वाला हो या पश्चिम का रहने वाला हो, मोटा हो, पतला हो, दुबला हो, लंबा हो, छोटा हो, नाटा हो, कैसा भी हो। मतलब इसमें कहने मतलब यह है कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। प्रतिभा का संबंध बुद्धि की मात्रा से होता है, ना कि किसी क्षेत्र विशेष से या शारीरिक दृष्टि से मोटा या पतला होने से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी कुछ समय पहले तमिलनाडु की रहने वाली नीना दासगुप्ता को मैथमेटिक्स का पुरस्कार मिला, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में उसको पुरस्कार मिला। आप देखने में अगर आप देखें तो बहुत ही एक लंबी और पतली लड़की जिसको ये पुरस्कार मिला, आप देख कर समझ भी नहीं पाएंगे कि ये मतलब
इस प्रकार से आप कोई भी पुरस्कार प्राप्त कर सकता है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि प्रतिभा जो है वो किसी की मोहताज नहीं होती। इसका संबंध जो होता है ये किसी के पतला मोटे लंबा छोटे या अंतर्मुख या इंट्रोवर्ट होने से नहीं होता, शहर या ग्रामीण क्षेत्र से नहीं होता, गरीब या अमीर से नहीं होता, बल्कि इसका संबंध बुद्धि की मात्रा से होता है। तो आपको कई बार ऐसे जीनियस लोग मिल जाएंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये इतना प्रतिभाशाली भी हो सकता है। तो इसके अलावा हम समाज में देखते हैं कि केवल 2% बालक ऐसे होते हैं जो इनके अंदर रचनात्मक क्षमता होती है या सामाजिक नेतृत्व की जिनके अंदर क्षमता अधिक होती है, और या ऐसे बालक जिनको हम प्रतिभाशाली कर सकते हैं। जैसे कि हम बहुत सारे पर्सनैलिटीज़ को जानते हैं, जैसे फ्रांसिस गाल्टन हैं, आइंस्टीन हैं, चर्चिल है, रूजवेल्ट हैं, या गांधी जी हैं, या बोस हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, या राजा राम मोहन राय हैं, या दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, शंकराचार्य, आज जगतगुरु शंकराचार्य जैसे प्रतिभाशाली लोग जो है हमारे इस समाज में आए हैं, जिन्होंने बहुत कम समय में समाज को अपनी उम्र से भी ज़्यादा उन्होंने योगदान दिया है। तो ऐसे लोग जो हैं बहुत बड़ी मात्रा में हमारे सामने दिखाई देते हैं। यहाँ पर अलग अलग जैसे कि फ्रांसिस गाल्टन ने आपको ये सारी बातें हालांकि मैंने इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अंतर्गत बताई हैं कि जो फ्रांसिस गाल्टन थे उन्होंने इस चीज़ को इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखने का प्रयास किया और उन्होंने 977 लोगों पर अपना अध्ययन कार्य किया, जिसके माध्यम से उन्होंने बताया कि किस प्रकार से प्रतिभाशीलता जो है वो किसी की मोहताज नहीं होती। और उन्होंने देखा कि ये जो निष्कर्ष निकाला, उन्होंने कहा कि व्यक्ति की बुद्धि तथा अन्य मानसिक योग्यताओं पर उनके वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। और इन्होंने जो ये परिणाम निकाले वो अपनी पुस्तक हेरिडिटी जीनियस में प्रकाशित किए। तो यहाँ पर कुछ हम देखते हैं कि अनुवांशिक रूप में भी और कुछ वातावरणीय कारकों के कारण भी बालकों में के अंदर प्रतिभाशीलता का विकास होता है। तो यहाँ पर अलग अलग तथ्यों के माध्यम से आप तक विशिष्ट बालकों के बारे में जानकारी पहुँचाई गई और मुझे उम्मीद है 5 फिंगर क्लासेस की ये सीरीज़ जो चल रही है आपको ज़रूर पसंद आ रही होगी, क्योंकि नए नए कंसेप्ट इसमें आपके सामने लाए जा रहे हैं और बहुत सारे नई नई स्टडीज़ जो होती हैं उनके बारे में भी अलग अलग एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताया जा रहा है। तो आप इस वीडियो को खुद भी देखें, इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। जितने भी आपके सहपाठी हैं जो आपने ग्रुप बना रखे हैं उन तक भी इस वीडियो को पहुंचाने का प्रयास करें, जिससे केवल आप ही नहीं बल्कि आपके सहपाठी भी, आपके रिश्तेदार भी और समाज के और लोग भी इससे लाभ उठा सकें। तो सभी व्यक्तियों के अंदर अलग प्रकार की प्रतिभाएं होती हैं, सभी के अंदर अलग अलग क्रियाएँ होती हैं, सभी अपने तरीके से कार्य संपन्न करते हैं। तो यहाँ पर ये मत समझना कि भाई अगर हमने किसी को इसको भेजा तो वो ज़्यादा नंबर ले आएगा, ऐसा नहीं है। सभी के पास तक ये वीडियो पहुंच जाए तो इससे आपको भी लाभ होगा और साथ साथ आपके सहपाठियों को भी और समाज के अन्य जो छात्र हैं, दोस्त हैं, उनको भी लाभ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं डॉक्टर फ़खरुद्दीन आपसे विदा लेता हूं। जल्द ही जो प्रतिभाशाली बालकों की अलग अलग कैटेगरी अलग अलग मनोवैज्ञानिकों द्वारा बताई गई है उन सब का विस्तृत विश्लेषण आपके सामने आएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।